नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऋतु संधि अर्थात इंटर सीजनल पीरियड। जैसा कि देख रहे हैं ऋतु संधि अर्थात इंटर सीजनल पीरियड। तो जैसा कि नाम से क्लियर है कि ऋतु संधि अर्थात जब दो ऋतुएं आपस में मिलती हैं, जब दो ऋतुएं एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं या होती हैं, तो उन दोनों के बीच एक ऐसा कॉमन टाइम ड्यूरेशन होता है, पीरियड होता है कि उसको हम लोग पर्टिकुलर ऋतु संधि का नाम दिए हैं। तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे जिससे कि हमारे दिमाग में वो फिट हो जाए। तो देखेंगे कि मान लीजिए वर्तमान समय में कौन सी ऋतु चल रही है, वो है शिशिर ऋतु। इस समय जो ऋतु चल रही है वो शिशिर ऋतु है। शिशिर ऋतु का अंतिम समय चल रहा है और शिशिर ऋतु में और आने वाली जो ऋतु है वो बसंत ऋतु है। जैसा कि बसंत पंचमी आप लोग जानते ही हैं, बसंत पंचमी अभी हाल फिलहाल में आएगा। तो जिस दिन से बसंत पंचमी स्टार्ट होगी, सरस्वती पूजा स्टार्ट होगी, उस दिन से हम लोग बसंत ऋतु में एंट्री कर जाएंगे। लेकिन इन दोनों के जो ऐसा नहीं होता कि सेपरेट होती है। हमने सेपरेट बनाया है यहाँ पर कि शिशिर ऋतु प्लस बसंत ऋतु। तो यहाँ पर शिशिर ऋतु में जो भी आहार विहार है, तो आप अभी जो भी खा पी रहे थे, आपने देखा कि खूब आलू मटर की आपने पूरी खाया होगा, खूब तली भुनी हुई चीजें खा रहे थे, तो कुछ गरिष्ठ भोजन खा रहे थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आहार विहार था, अब इसके बाद शिशिर के बाद जो बसंत में आएंगे तो उनका आहार विहार डिफरेंट होगा। तो इसका कहने का मतलब कि जब दो ऋतुएं आपस में मिलती हैं अर्थात इंटरकनेक्टेड होती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऋतु संधि। अब ये ऋतु संधि का जो टोटल ड्यूरेशन होता है 14 दिन का होता है। ऋतु संधि का जो टोटल ड्यूरेशन होता है 14 दिन का होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये पहले हम लोग ने शिशिर ऋतु और बसंत ऋतु, तो शिशिर ऋतु और बसंत ऋतु के बीच का कुछ कॉमन पीरियड है, कॉमन टाइम ड्यूरेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऋतु संधि, जो कि 14 दिन का होता है। तो शिशिर बसंत सेपरेट पार्ट, ये कॉमन पार्ट जो है, इसी को हम लोग कॉमन पार्ट जो होता है इसको ऋतु संधि कहते हैं। ये 14 दिन का होता है। तो ये इन दोनों से कुछ स्पेशल होता है, कुछ विशेष होता है। यहाँ पर कुछ विशेष नियम है। जैसे हम लोग देखते हैं, कहते हैं ना कि हम लोग को जनरली जैसे मौसम बदलता है, मौसम बदलने का मतलब मौसम बदलता है तो कोल्ड हो जाता है, या हम लोग आहार विहार में परिवर्तन नहीं करते हैं, बाहर निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग कॉमन कोल्ड के बहुत ज्यादा शिकार होते हैं, कफ के कोल्ड के शिकार ज्यादा होते हैं। तो कहते हैं मौसम परिवर्तन का ये खेल है। हम लोग मौसम परिवर्तन होने का मतलब हमें उस समय बहुत ही संभल कर चलना होता है। तो इसलिए ये ऋतु संधि का इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये चीजें फ्लो चार्ट्स के थ्रू समझ में आ गया होगा कि कौन सा ऋतु संधि, दो ऋतुओं के बीच का जो कॉमन ड्यूरेशन होता है 14 डेज का, उसको हम बोलते हैं ऋतु संधि। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं कि किस तरह से ये ऋतु संधि को आचार्य ने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऋतु, यहाँ पर ये जो मत है अष्टांग हृदय उत्तर सूत्र स्थान तीसरे का श्लोक नंबर 52, तो ये उनके हिसाब से ये श्लोक है। ऋतु अंतरे आदि, ऋतु अर्थात ऋतु का अंत, ऋतु का अंत अर्थात शिशिर ऋतु का जो अंत पार्ट है, ये वाला पार्ट हम लोगों ने रेड से दिखाया है, शिशिर ऋतु का ये रेड वाला पार्ट। तो ऋतु अंत मतलब कि शिशु ऋतु का अंत और आने वाली ऋतु की आदि मतलब प्रारंभ, आदि मतलब प्रारंभ का सप्ताह, मतलब कि अंत का 7 दिन प्लस आदि अर्थात प्रारंभ का 7 दिन इक्वल टू 14 दिन, सप्ताह ऋतु संधि इति स्मृत। तो इसको हम लोग ऋतु संधि कहते हैं। क्या? ऋतु अर्थात अंत, जिस ऋतु का अंत हो रहा है अर्थात शिशु ऋतु का अंतिम 7 दिन प्लस आदि अर्थात आने वाली ऋतु का, आगामी ऋतु का जो 7 दिन, एक सप्ताह का जो होता है 7 14 दिन, इसको हम लोग बोलते हैं ऋतु संधि। तत्र पूर्वो विधिस्त्याज्य सेवनियो अपरः क्रमात् असात्मजा ही रोगा स्यु सहसा त्यागशीलतान शीलनाथ। तो देखेंगे अर्थात चालू ऋतु का अंतिम सप्ताह, चालू मतलब जो चल रही है, तो चालू ऋतु मतलब जो चल रही है अर्थात शिशिर ऋतु का अंतिम 7 दिन, चालू अर्थात मतलब जो शिशिर है प्रेजेंट टाइम में, अंतिम 7 दिन मतलब 7 दिन हो गया, और अग्रिम ऋतु का प्रथम 7 दिन। ध्यान रखिएगा ऋतु संधि में चालू जो वर्तमान ऋतु का अंतिम 7 दिन, इस शिशिर मतलब ये वर्तमान में चल रही है शिशिर ऋतु, इसका अंतिम 7 दिन, और अग्रिम अर्थात जो आने वाली ऋतु बसंत है, शिशिर के बाद बसंत आएगी, उसका प्रारंभ का 7 दिन, प्रारंभ का 7 दिन, ये 14 दिन। टोटल कितने हो गए? 7 + 7 = 14 दिन, जो कॉमन डेज थे ऋतु संधि कहे जाते हैं।
अब क्या कह रहा है दूसरा लाइन, तत्र पूर्वो विधि त्याज्यम, अर्थात इसमें पूर्व की ऋतु की विधि का क्रमशः छोड़ना चाहिए। तो जो पहले की ऋतु है, शिशिर ऋतु है, उसमें जो विधि थी, उसमें जो आहार विहार के जो नियम कानून थे, उनको क्रमशः धीरे धीरे करके त्यागना चाहिए। जो भी चीजें खा रहे थे उनको क्रम से करके त्यागना चाहिए। और सेवनियो अपरह क्रमात्, और आने वाली ऋतु अर्थात जो अग्रिम ऋतु है उसकी विधि को क्रमशः ग्रहण करना चाहिए, ये शास्त्रों में बोला गया है। और उसके बाद देखेंगे, असात्मजा ही रोगास्यु, असात्मज रोग उत्पन्न हो जाते हैं अगर आप सहसा मतलब अचानक ही त्याग देते हैं। सहसा ही अचानक ही अगर शिशिर ऋतु की विधियों को त्याग करके बसंत ऋतु की विधियों को अपना लेंगे तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, असात्म रोग, जो असात्म रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो कह रहा है सहसा विधि को छोड़ने से, सहसा विधि को छोड़ने से, विधि का मतलब क्या है, जो शिशिर ऋतु की विधियों को अचानक से छोड़ने से असात्मजन रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि कहना क्या चाह रहा है। अब बात करते हैं कि ये जो ऋतु संधि है, इसी को, ये तो किसने ऋतु संधि टर्म किसने दिया, वाग्भट ने। ऋतु संधि के बारे में एक्सप्लेन किसने किया, किस आचार्य ने किया, वाग्भट ने अष्टांग हृदय ने किया है, वाग्भट में अष्टांग हृदय ने किया है। लेकिन इसी ऋतु संधि को आचार्य सारंधर ने, इसी ऋतु संधि को आचार्य सारंधर ने यमद्रष्टा नाम से वर्णित किया है। ध्यान दीजिएगा, फिर से सुन लीजिएगा कि ऋतु संधि का जो वर्णन है वाग्भट ने किया है, अष्टांग हृदय ने किया है, लेकिन इसी ऋतु संधि को आचार्य सारंधर ने यमद्रष्टा नाम से एक्सप्लेन किया है, ऋतु संधि नाम से एक्सप्लेन नहीं किया है। उन्होंने क्या बोला है कि यमद्रष्टा थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है, पर्टिकुलर। उन्होंने कार्तिक मास का अंतिम 8 दिन, जो कार्तिक मास होता है, कार्तिक मास का अंतिम 8 दिन और अगहन मास का प्रारंभ का 8 दिन, कार्तिक मास का अंतिम 8 दिन और अगहन जो होता है उस महीने का प्रारंभ का 8 दिन, टोटल कितने हो जाएंगे, 16 दिन हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो अंतिम का 7 था और प्रारंभ का 7 था, टोटल 14 दिन हो रहे थे। यहाँ पर स्पेसिफिक कार्तिक और अगहन की बात कर रहे हैं। तो के ए याद कैसे करेंगे, यमद्रष्टा में के प्लस ए, का यम का, कैसे, यम का के का 8 दिन, कार्तिक मास का 8 दिन, अगहन का 8 दिन, यम का, ठीक है ना, यम का, के फॉर कार्तिक, ए फॉर अगहन, इसके 8 + 8 = 16 दिन क्या कहलाते हैं, यमद्रष्टा कहलाते हैं। यम का मतलब क्या होता है, यमराज। यम का मतलब क्या होता है, यमराज। अगर इन 16 दिनों में आपने नियम पूर्वक विधियों का पालन नहीं किया तो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए नाम दिया है यमद्रष्टा। उसको काल अर्थात यमराज दिखाई देते हैं, इसलिए बोला गया है यमद्रष्टा। यमद्रष्टा, अगर आप विधियों को फॉलो नहीं करेंगे तो सीधे यमराज आपको दिखाई देंगे। तो वाग्भट ने क्या, सारंधर ने क्या बोला, इसको एक स्पेसिफिक पॉइंट दिया है कि स्वल्प भुक्तो ही जीवितम, अर्थात यमद्रष्टा में बोला गया है, जो ऋतु संधि थी इसी को सारंधर ने यमद्रष्टा बोला गया है। तो सारंधर ने यमद्रष्टा के लिए बोला है स्वल्प भुक्तो ही जीवितम, अर्थात इस 16 दिनों में जो स्वल्प मतलब कम भुक्तो में कम खाएगा वही जीवित रहेगा। ऐसा नहीं कि खूब चाप के खा लीजिए। तो यमद्रष्टा में सारंधर ने बोला है स्वल्प भुक्तो ही जीवितम, स्वल्प भुक्तो मीन्स जो कम खाएगा वही जीवित रहेगा, वही प्राणी व्यक्ति जीवित रहेगा। अगर नहीं ज्यादा चाप के खा लेगा, पहले शिशिर ऋतु की तरह खूब चाप के खा लिया तो सीधे ही यमद्रष्टा अर्थात यमराज के दर्शन होंगे। समझ में आ गया होगा बच्चों। तो बेसिक डिफरेंस आपने ऋतु संधि यमद्रष्टा में कर लिया कि ऋतु संधि का वर्णन अष्टांग हृदय ने किया है, यमद्रष्टा का वर्णन सारंधर ने किया है। अब ऋतु संधि जो है कोई स्पेसिफिक मास को नहीं एक्सप्लेन करता, वो बताता कि